हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है टॉपर एडुकेशन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के पहले टॉपिक के दूसरे पार्ट को, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो दिशा और परिणाम के आधार पर जो भौतिक राशियों को सदिश और अदिश राशियों में बांटा गया है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया गया था। तो दो प्रकार थी, एक है मापन और मात्रक के आधार पर और दूसरा दिशा और परिणाम के आधार पर। तो पहला जो था मापन और मात्रक के आधार पर, उसमें मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि के बारे में हम लोगों ने बात किया। और उस वीडियो को अगर नहीं देखे आप लोग तो देखे जाके, बहुत अच्छे से समझाया गया है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो दिशा और परिणाम के आधार पर सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। तो पहले हम लोग सदिश और अदिश राशियां क्या होती है उसे जान लेते हैं। तो सारे वीडियोस की तरह पहले हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी आसान भाषा में इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, यानी ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। वहीं अगर अदिश राशि की बात की जाए यानी स्केलर क्वांटिटी की बात की जाए, तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाती है। यानी जब जब आप किसी चीज को दिशा के साथ ना बताओ तो वो अदिश राशि है, और जब जब आप लोग दिशा के साथ परिणाम बताते हो, परिणाम यानी क्या मैं बताया था, जो संख्या के रूप में हो, यानी 50, 60, 40, 10, 20, ये सब क्या है, परिणाम है। दिशा यानी उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, ये सब क्या है, दिशाएं हैं। यानी जब जब दिशा और परिणाम हो तो सदिश राशि, और जब दिशा ना हो तो अदिश राशि। इसे एक उदाहरण से भी हम लोग अभी समझेंगे। अगर उदाहरण से हम लोग समझे तो यहाँ पे दो बोर्ड है जिसमें गांधीनगर 40 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो एक में अगर हम लोग देखें तो उसमें दिशा नहीं है, लेकिन दूसरे वाले बोर्ड में अगर हम लोग देखें तो गांधीनगर 40 किलोमीटर येलो कलर में एक एरो का निशान है जो दाईं ओर को इंगित कर रहा है, यानी दिशा को इंगित कर रहा है, यानी दिशा है उसमें। यानी पहले वाले बोर्ड में दिशा नहीं है लेकिन परिणाम है जो 40 है। जो संख्या में होता है वो क्या होता है, परिणाम। यानी यहाँ परिणाम है लेकिन दिशा नहीं है, यानी ये अदिश राशि है। वहीं दूसरे वाले बोर्ड में परिणाम भी है और साथ में दिशा भी है, यानी दाईं ओर इंगित करने वाला दिशा का निशान भी है, यानी ये कैसा राशि है, सदिश राशि है। अब हम लोग कुछ प्रमुख अदिश और सदिश राशियों के बारे में बात करेंगे और इन्हें याद करने का कुछ ट्रिक भी मैं बता दूंगा। उससे पहले आप लोग अगर समझना भी चाहो तो अदिश राशि में दूरी लिखा हुआ है। एक होता है दूरी और दूसरा होता है विस्थापन। इनमें क्या अंतर है, मान लेते हैं आपको ए से बी तक जाना है। तो ए से बी जाने में मान लेते हैं आप लखनऊ घूमे, धनबाद घूमे, आप राजस्थान घूमे, पूरा घूमे, और वो घूमने के बाद आपने ए से बी तक पहुंचा। तो उस पूरे को जब जोड़ोगे, जितना घूमे हो उस दूरी को पूरा जोड़ोगे तो वो दूरी कहलाती है। लेकिन ए से बी तक जाने में आखिर वो छोटा से छोटा दूरी क्या था जिससे आप वहां पहुंच जाते, तो वो होता है विस्थापन। यानी इसीलिए विस्थापन होता है सदिश, क्योंकि यहाँ आप दिशा फिक्स कर लेते हो। ए से बी जाने का दिशा क्या कर लेते हो, फिक्स कर लेते हो कि आखिर वो छोटा से छोटा दूरी क्या था जो आप पहुंच जाते हैं। लेकिन दूरी में ऐसा नहीं है, दूरी में आप पूरा कहाँ कहाँ घूमे, पटना, जयपुर, लखनऊ, जहां भी घूमे, और उस पूरे को जितना घूमे हो, जितना घूमने के बाद वहां पहुंचे हो, तो वो दूरी होता है। इसी कारण से दूरी क्या होती है, अदिश राशि। और वही जो विस्थापन है वो क्या होता है, तो वो होता है सदिश राशि। अगर बात करें तो और अदिश राशियों को तो उसी प्रकार द्रव्यमान यानी मास, तापमान, टेम्परेचर, है ना, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, चाल, क्षेत्रफल, घनत्व, दाब, शक्ति, समय, विद्युत धारा, आवृत्ति, ये सब क्या है, ये सभी अदिश राशि के उदाहरण है। अब हम लोग कुछ प्रमुख सदिश राशियों के बारे में जान लेते हैं। तो विस्थापन क्यों सदिश राशि होता है वो तो हम लोग जान ही लिए, क्योंकि अगर ए से बी तक जाना है तो सबसे छोटा से छोटा दूरी को अपनाएंगे, यानी कि
वहां पे दिशा को फिक्स कर लेंगे, यानी वो हो जाएगा सदिश। अब वेग है, तो वेग को भी समझ लेते हैं। तो वेग होता है और एक होता है चाल। तो मान लेते हैं आप गाड़ी चलाते हो, तो मान लेते हैं आप गाड़ी 50 की स्पीड से चला रहे हो, यानी 50 प्रति किलोमीटर घंटा की स्पीड से आप चला रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा चाल। लेकिन जब आप लोग ये भी बोलोगे ना कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मैं उत्तर दिशा की ओर आ रहा हूं, तो उत्तर या दक्षिण पूरब कोई भी दिशा जब आप लोग बोल दोगे, तो यानी कि वो क्या कहलाएगा? वो वेग कहलाएगा। तो ये होता है चाल और वेग में अंतर। चाल में सिर्फ आप मान बताते हो, परिणाम बताते हो कि 50 का स्पीड, 40 का स्पीड, 10 का स्पीड। लेकिन आप लोग वेग में ऐसा नहीं करते हो। वेग में आप लोग क्या करते हो? दिशा भी बताना पड़ता है कि मैं 50 की स्पीड से, 40 की स्पीड से उत्तर या दक्षिण, पूरब, पश्चिम की ओर से आ रहा हूं, तो दिशा भी आप लोग बता दिए। और बात करें सदिशों की, तो त्वरण, संवेग, भार, आवेग, बल, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है? सभी ये सदिश राशि में आते हैं। अब है कि मैंने ट्रिक का बात किया था, तो ट्रिक को अगर देखें, तो जिसमें व और व लगा हुआ है, तो लगभग वो क्या है? वो सदिश है। पूरा नहीं, लेकिन लगभग क्या है? वो सदिश है। जैसे व विस्थापन में क्या है? व, वेग में क्या है? व। लेकिन आप सिर्फ भार को देखोगे, है ना, तो और आवेग को देखोगे, तो दो गो में सिर्फ आप लोग को याद रखना है अपवाद, एक्सेप्शन की। ये दोनों क्या होता है? ये दोनों सदिश होता है, लेकिन इसमें व और ब नहीं लगा है। ये था हमारा ट्रिक, और कैसे समझना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सदिशों का आखिर निरूपण कैसे होता है, यानी इसको कैसे दिखाते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। यानी जब सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह लगाया जाता है, तो यहाँ तीर का माथा उसकी दिशा को इंगित करता है। यानी ए चाहे बी चाहे सी, उसके ऊपर में अगर तीर का निशान है, तो आप लोग उसको क्या समझोगे? उसको समझोगे कि वो सदिश है। क्योंकि सदिश में हम लोग जानते हैं कि दिशा का बात होता है, परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। यानी इसका नाम क्या पड़ेगा? ए वेक्टर या फिर वी वेक्टर हो, यानी ए सदिश या वी सदिश कहेंगे। और इसका बीजगणित, यानी सदिशों का बीजगणित दो प्रकार से होता है। एक सदिशों के जोड़ का नियम और दूसरा सदिशों का गुणनफल। आखिर क्या होता है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सदिशों के जोड़ का नियम देख लेते हैं, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो इसमें दो होता है, तो पहले को देख लेते हैं कि त्रिभुज का नियम यानी लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल में कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया गया है, यानी ए सदिश जोड़ बी सदिश किया गया है। और उसके ऊपर में आपको बड़ा सा तीर का निशान दिख रहा होगा, तो उस बड़े से तीर का जो है आगे भाग को क्या कहते हैं? हेड कहते हैं, यानी माथा कहते हैं। और पीछे वाले भाग को टेल यानी पूंछ कहते हैं। तो जब हम लोग दो सदिशों में एक का हेड को लेंगे और एक का टेल, यानी एक का आगे वाला भाग लेंगे और एक का पीछे वाला भाग लेंगे, और दोनों को मिलाने के बाद एक आपको रिजल्टेंट बनता हुआ दिख रहा होगा, ए सदिश जोड़ बी सदिश, यानी इसको क्या कहते हैं? परिणाम कहते हैं। मतलब कभी भी त्रिभुज के नियम से अगर जोड़ आता है, तो आपको क्या करना है? सीधा सा जोड़ देना है। मान लेते हैं ए वेक्टर 5 दिया हुआ है और बी वेक्टर 7 दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मान लेते हैं वी वेक्टर दिया हुआ है 10 और ए वेक्टर दिया हुआ है 5, तो दोनों को जोड़ देंगे सीधा सा, तो क्या हो जाएगा? 15। यानी सीधा सा हमको त्रिभुज का नियम में क्या करना होता है? जोड़ देना पड़ता है। आगे देख लेते हैं कि सदिशों के जोड़ का नियम का दूसरा वाला भाग क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज का नियम, आखिर लो पैरेललोग्राम क्या होता है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, तो उसका परिणाम कैसे निकलेगा? तो आपको यहाँ एक समांतर चतुर्भुज का आकार का एक आपको दिख रहा होगा, जिसमें ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और बीच में आपको एक थीटा कोण बनता हुआ दिख रहा है, आर रिजल्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। तो इसमें एक फॉर्मूला है, और उसी के बेसिस पर आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो परीक्षा में आया हुआ है, और इसीलिए इसे पढ़ते भी हैं। तो क्या है इसका फॉर्मूला? तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जहां पे थीटा क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है, यानी कोस थीटा का वैल्यू
कभी भी -1 से नीचे नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग को पता है कि cos 0 का मान क्या होता है, -1, उससे नीचे हो सकता है क्या, नहीं। और cos 360 यानी 360 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, उससे ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं। यानी कभी भी समांतर चतुर्भुज का अगर निकालना है हमें रिजल्टेंट, तो कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला से निकालेंगे। इस फॉर्मूला को कैसे है, तो r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो आगे उसी फॉर्मूला के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल से जो एग्जाम में आया हुआ है, रेलवे के एग्जाम में, तो ये क्या कहता है, यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है और उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा। यानी यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि 4 न्यूटन का बल उत्तर की दिशा में लग रहा है और 3 न्यूटन का बल किधर लग रहा है, पूरब दिशा में। तो जब उसको मिलाएंगे तो एक कैसा रूप ले लेगा, समकोण त्रिभुज का रूप ले लेगा, एक लंब का रूप ले लेगा। यानी यहाँ पे थीटा का मान क्या लेना पड़ेगा, 90 लेना पड़ेगा, 90 लेना पड़ेगा। और ए का मान यहाँ क्या है, 3 न्यूटन, और बी का मान यहाँ क्या है, 4 न्यूटन। और समांतर चतुर्भुज का जोड़ का जो था फॉर्मूला क्या था, तो आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है, 3 यानी 3 का स्क्वायर, प्लस बी यहाँ क्या दिया हुआ है, 4 यानी 4 का स्क्वायर, प्लस 2, और ए और बी का मान क्या है, इसको इंटू कर देंगे, और इंटू cos 90 यानी गुना cos 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। और cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो √3² प्लस 4² प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 0। और 0 से आप लोगों को पता है कि कुछ भी इंटू होता है तो क्या होता है, वो 0 हो जाता है, 0 बन जाता है। तो √3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 25, यानी √25 यानी 5 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आता है तो इसी फॉर्मूला से आप लोग क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। अब सदिशों के जोड़ के नियम में 2 ही महत्वपूर्ण पॉइंट बचा हुआ है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू एक होता है, एक मिनिमम वैल्यू होता है। तो आखिर मैक्सिमम वैल्यू जब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो r बराबर हमें एक फॉर्मूला पता ही है कि √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है। और जहाँ पे cos थीटा का मान -1 से नीचे नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं। तो जब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हमें cos थीटा में क्या पुट करना होगा, +1, क्योंकि उससे अधिक तो हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम वैल्यू तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू +1। और 1 से कुछ भी इंटू होता है, कुछ भी गुना होता है, तो वो तो उसका मान वही होता है। यानी कि √a² प्लस b² प्लस 2ab ही रह जाएगा। और आपको पता होगा कि a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो √a प्लस b का होल स्क्वायर बच गया, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा, और हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बच जाएगा, a प्लस b। यानी सिंपल सा है, जब भी आपको जोड़ के नियम से मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आपको मानों को क्या करना है, सीधा सा जोड़ देना है, a प्लस बी करना है, सीधा सा जोड़ देना है। अब हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया, कैसे निकालेंगे, आखिर मिनिमम वैल्यू अब कैसे निकालेंगे। तो उसी फॉर्मूला से अब हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा पर हम लोग क्या करेंगे, -1 बैठा देंगे। तो जब भी हम लोग -1 बैठाएंगे और 2ab का कुछ भी मान होगा तो वही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस में हो जाएगा। यानी हमारा क्या होगा, √a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाता है। तो हमारा जब भी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, a माइनस बी। यानी जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो सिंपल सा हमें जोड़ देना है, और हमें जब भी मिनिमम वैल्यू निकालना है तो सीधा सा हमें क्या करना है, घटा देना है। अब आगे देखिए कि कितना आसान न्यूमेरिकल रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि 12 न्यूटन और 8 न्यूटन परिणाम के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं, तो वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा। तो अगर हमें पहले से पता हो कि जब अधिकतम मान निकालना है तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, यानी ए और बी को क्या करना है, प्लस करना है। तो ए का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, 12 न्यूटन, और बी का मान क्या दिया हुआ, 8 न्यूटन। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 12 जमा 8 कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन, यानी सी नंबर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कितना आसान था ये। अब इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल और आया हुआ है कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो
तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिणाम नहीं हो सकता? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मान निकालेंगे, या दोनों का मान मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो जब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो 4 + 3 यानी कि 7 न्यूटन, और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो ए से माइनस होता है बी, तो 4 - 3 यानी 1 होगा। तो आप लोग इस चारों ऑप्शन में देखिए, जो 8 है जो डी नंबर में, वो क्या कभी हो सकता है? क्योंकि इसका मैक्सिमम, इसका ज्यादा से ज्यादा वाला मान कितना निकला है, 7, और 7 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, यानी 2, 5 और 6 हो सकता है, लेकिन डी नंबर जो 8 है वो कभी भी आंसर हमारा नहीं आ सकता, कभी भी उसका परिणाम नहीं निकल सकता। अब आगे है कि समकोणीय एकांक सदिश यानी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, यानी इसमें 3 अक्ष होती है। इसमें 3 अक्ष क्या होता है, एक जेड अक्ष, एक वाई अक्ष और एक एक्स अक्ष। अगर आप किसी कमरे में हो तो एक जो फर्श की ओर जाता हुआ है तो वो कौन सा अक्ष होता है, जेड अक्ष होता है। तो 3 होता है, वाई अक्ष, एक्स अक्ष और जेड अक्ष। तो के वेक्टर किधर जा रहा है, जेड अक्ष की ओर। जे वेक्टर किधर जा रहा है, वाई अक्ष की ओर। और आई वेक्टर किधर जा रहा है, एक्स अक्ष की ओर। यानी अगर एक्स अक्ष में परिणाम निकालना है तो हम किसको देखेंगे, एक्स अक्ष में किसको देखेंगे, आई को, क्योंकि आई वेक्टर जो है किधर जा रहा है, एक्स की ओर। तो आई के साथ क्या है, साथ में इंटू 3, यानी एक्स अक्ष में अगर परिणाम पूछना है तो 3, अगर वाई अक्ष में परिणाम पूछना है तो 8 होगा। क्यों होगा 8? क्योंकि जे के साथ क्या लिखा हुआ है, 8, और जे किसके साथ, तो किसको प्रदर्शित करता है, तो वो प्रदर्शित करता है वाई अक्ष को। अगर जेड अक्ष को पूछना है तो जेड की ओर कौन सा प्रदर्शित करता है, के वेक्टर। तो के वेक्टर के साथ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5। अगर पूरे का मान निकालना है, अगर ए वेक्टर का परिणाम निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जो तीनों मान लिखा हुआ है उन तीनों को क्या करना होगा, स्क्वायर करके अंडर रूट अगर कर देंगे तो हमें जो है ए वेक्टर का परिणाम निकल जाएगा, यानी अंडर रूट 98 यानी 98 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी पे आधारित दो न्यूमेरिकल्स है। पहला है कि अगर b बराबर 4 i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर हो तो b वेक्टर का परिणाम ज्ञात करें। यानी अगर पूरे का मान निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो तीनों का जो i के साथ, j के साथ और k के साथ जो लिखा है संख्या, तीनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे और उसके अंडर रूट में, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 56 यानी 56। तो अंडर रूट 56 यानी सी नंबर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन है कि सदिश 3i कैप प्लस 4k कैप वाई अक्ष पर प्रक्षेप है, तो वाई की ओर कौन इंगित करता है, वाई की ओर जे इंगित करता है। और जे का मान यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या इसमें जे है, तो जे तो है ही नहीं। तो जे जब है ही नहीं तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0, यानी डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो सदिशों का बीजगणित था वो दूसरा भाग बचा हुआ है कि सदिशों का गुणनफल। तो सदिशों का अदिश गुणनफल, तो सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से किया जाता है। मतलब जब भी अगर सदिश को अदिश से अगर गुणा किया जा रहा है तो डॉट से प्रदर्शित करेंगे। अगर वहां क्रॉस है तो वो सदिश से सदिश है जो आगे है बी नंबर में, यानी अगर डॉट हो तो सदिशों का अदिश गुणनफल हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। और आगे बोलता है कि यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसका अदिश गुणनफल क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा होता है। जहां पे थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का कोण, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या बनता है, थीटा बनता है। और एक याद रखेंगे कि सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक अदिश राशि। अगर सदिश को अदिश से गुना किया जाए तो हमेशा क्या निकलेगा, हमें परिणाम, तो अदिश राशि ही निकलेगा। तो हम लोगों ने सदिश का अदिश गुणनफल देख लिया, तो उसको कैसे दिखाते हैं, डॉट से। और सदिशों का सदिश गुणनफल, तो सदिशों के सदिश गुणनफल को कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से सूचित किया जाता है। मतलब अगर क्रॉस है तो आप लोग समझ जाओगे कि वहां पे क्या किया गया है, सदिश का सदिश से गुना किया गया है, ना कि सदिश का अदिश से। अगर सदिश से अदिश को किया जाता है तो वहां डॉट होता है। तो लिखा है कि यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल क्या होता है, ए वेक्टर गुना बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा होता है। और वहां पे एन जो आपका केप लिखा हुआ है वो क्या है, तल के लंबवत सदिश है, यानी वी वेक्टर और ए वेक्टर तो थीटा बनेगा ही,
लेकिन यहाँ पे क्या था कि सदिशों का सदिश गुणनफल था, और सदिशों का सदिश से गुना करते हैं तो क्या आता है हमेशा सदिश राशि, लेकिन सदिश का अगर अदिश से गुना किया जाए तो क्या आता है एक अदिश राशि आता है। अब इसी पे आधारित हम लोग एक आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ए वेक्टर का मान और बी वेक्टर का मान दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा। तो जब भी गुणनफल हो तो हमें सीधा सा गुना करना है, लेकिन अगर डॉट का साइन हो तो हम समझ जाएंगे कि सदिश का अदिश से गुना हुआ है, लेकिन जब अगर क्रॉस का साइन है तो हमें ये समझ जाएंगे कि सदिश का सदिश से गुना हुआ है, लेकिन दोनों में क्या करना है सीधा सा सिंपल सा गुना ही करना है। तो आई के साथ आई का गुना होगा, जे का जे के साथ गुना होगा और के के साथ गुना होगा। तो 3 का 4 से गुना होगा तो 12, 4 का 6 से गुना होगा तो 24 और 8 का 9 से गुना होगा तो 72। और तीनों में तो प्लस का ही साइन है, माइनस का साइन तो है नहीं, वो माइनस तो करेंगे नहीं। तो तीनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो 108 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये था हमारा पूरा मात्रक और मापन का कंसेप्ट, जिसमें सदिश और अदिश को भी हम लोग देख लिए। तो अब आप लोग को अगर ये वीडियोस हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त भी इससे हेल्प ले सके। और और जितने भी प्ले लिस्ट है, जो भी बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, और भी जितने भी जीके और जीएस के ट्रिक होते हैं वो सारे इस चैनल में अपलोड किए जाएंगे। और आपको अगर हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को भी शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।